हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से इस न्यू सेशन में। तो आज का न्यू सेशन होने वाला है दोस्तों ड्राई फार्मिंग, क्योंकि जो हमारी अगली क्लास थी उसमें हमने जनरल जो एग्रीकल्चर वो कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों क्वेश्चन के साथ, तथा उसके जो टॉपिक है वो पूरे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है ड्राई फार्मिंग या शुष्क खेती। अगला हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों शुष्क खेती। शुष्क खेती अगला ये नेक्स्ट टॉपिक है, या ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग या फिर एग्रीकल्चर बोल सकते हो आप। ड्राई फार्मिंग या शुष्क खेती। तो शुष्क खेती क्या है दोस्तों? शुष्क खेती जहां बाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है, जहां बाष्पीकरण की मात्रा तो अधिक होती है तथा जिन स्रोतों से पानी आना चाहिए था वो पानी नहीं आ पाता है, और वहां पर खेती की जाती है दोस्तों ड्राई फार्मिंग। जैसे कि हम इसकी डेफिनेशन बनाए दोस्तों, डेफिनेशन है इसकी, जहां बाष्पीकरण बाष्पीकरण जहां बाष्पीकरण की मात्रा अधिक, जहां बाष्पीकरण की मात्रा अधिक व सभी क्षेत्रों से या स्रोतों सभी स्रोतों से जमीन पर पानी की कम प्राप्ति होती है। कम प्राप्ति होना कम प्राप्ति होना बाष्पीकरण या फिर शुष्क खेती कहलाती है। शुष्क खेती कहलाती है। शुष्क खेती कहलाती है। जैसे कि दोस्तों बाष्पीकरण, जैसे कि हम यहाँ पे आपको डायग्राम से समझाएं कि आपकी ये फील्ड है, ये क्या है? फील्ड है। और ये क्या है? क्रॉप। ये तो क्रॉप है आपकी, और यहाँ पे जो स्रोत है, जैसे कि मान के चलो कुआं है या फिर नहर है, कुआं है या फिर नहर है, या फिर जो विभिन्न प्रकार के झरने वगैरह है, या फिर जो तालाब है, उनका जो स्रोत है पानी के, वो स्रोतों में पानी क्या है? कम। पानी क्या है? कम या बिल्कुल मात्रा पानी की नहीं है। तो वहां पे कौन सी खेती की जाएगी? शुष्क खेती की जाएगी। या फिर हम बात करें दोस्तों बाष्पीकरण, जैसे कि यहाँ हमारा ये सूर्य है, सूर्य के द्वारा जो पानी का जो फसल में है पानी, उसका अवशोषण कर लिया गया है। वाष्पोत्सर्जन की मात्रा वायुमंडल के द्वारा वाष्पोत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन की जो मात्रा है दोस्तों वो क्या है? ज्यादा है। पानी का खिंचाव फसलों से क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। मिट्टी से पानी खिंचाव क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। और जो उस मिट्टी को पानी चाहिए उसकी उपलब्धता बिल्कुल कम है। जैसे कि हम देखें इन जो हमारे स्रोत है, इन स्रोतों से जो पानी की मात्रा बिल्कुल कम होती जा रही है, बिल्कुल नहीं है। और यदि हम वर्षा की बात करें तो वर्षा भी कम आ रही है, और वाष्पोत्सर्जन अधिक हो रहा है, पानी खिंचाव अधिक हो रहा है, तो वहां पे शुष्क खेती की जाती है। शुष्क खेती की जाती है वहां पे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? वहां शुष्क खेती करेंगे, और शुष्क खेती में हम ऐसी फसल उगाएंगे जो जल्दी कम समय में तैयार हो जाए और पानी की कम मात्रा उसको चाहिए। तो अगली हम बात करें दोस्तों कि भारत में शुष्क खेती का क्षेत्रफल कितना है। भारत में शुष्क खेती का क्षेत्रफल, शुष्क खेती का क्षेत्रफल कितना है? भारत में शुष्क खेती का क्षेत्रफल कितना है? जिस पैमाने पर शुष्क खेती की जा रही है दोस्तों, तो वह है दोस्तों 60%। 60% भूभाग पर शुष्क खेती की जा रही है दोस्तों भारत में। यदि हम अपने राजस्थान की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में शुष्क खेती राजस्थान में शुष्क खेती का क्षेत्रफल राजस्थान में शुष्क खेती का क्षेत्रफल यदि एरिया की बात करें दोस्तों, तो 75% एरिया पर
शुष्क खेती की जा रही है। ये आपको क्वेश्चन में पूछ लिया भी जाता है दोस्तों कि राजस्थान में शुष्क खेती का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको ऑप्शन में 75 मिल जाए तो 75 कर देना है। अगले हम बात करें दोस्तों कि जो शुष्क खेती, जो खाद्यान्न उत्पादन कितना होता है इससे, दलहनी उत्पादन कितना होता है शुष्क खेती के क्षेत्र में, तो हम बात करें दोस्तों कि शुष्क खेती से खाद्यान्न उत्पादन कितने परसेंट हो रहा है, खाद्यान्न जो उत्पादन है वो दोस्तों वो कितना हो रहा है शुष्क खेती से, तो 44%, 44% शुष्क खेती से खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है। यदि हम दलहन की बात करें दोस्तों, तो शुष्क खेती से दलहन का जो प्रोडक्शन है वो कितने परसेंट हो रहा है दोस्तों, तो वो हो रहा है 75%। 75% दलहन जो क्रॉप है अपनी मूंग, अरहर, उड़द, चना, ये विभिन्न प्रकार के जो क्रॉप दलहन वाले फसलें हैं वो 75% शुष्क खेती के द्वारा की जा रही है। यदि हम खाद्यान्न बात करें तो 44% जो मात्रा में या परसेंटेज में जो निकाले हैं, तो 44% जो खेती है वो शुष्क खेती हो रही है दोस्तों। अगले हम बात करें दोस्तों कि अपने जो शुष्क खेती है उस शुष्क खेती उत्पादन की बात हो गई। अब हम बात करें दोस्तों कि जो शुष्क खेती है, राष्ट्रीय बंजर भूमि का विकास है। राष्ट्रीय जो बंजर भूमि है दोस्तों, भारत लेवल पर जो बंजर भूमि है उनमें खेती नहीं की जा रही है, उस खेती को विकास के स्तर पर कब लॉन्च किया गया दोस्तों, जिसको डेवलपमेंट किया और डेवलपमेंट होने के बाद में उसको हमने हरी भरी कर दी और उसमें विभिन्न प्रकार की क्रॉप वगैरह लगा दी। जो कि पहले के जो साल हैं उनमें बंजर भूमि खाली खेत पड़े थे, उनको हमने विकास समिति के द्वारा उनमें खेती उगाना स्टार्ट कर दिया। तो राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास योजना, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन, जो कि 1985 संगठन की स्थापना 1985 को हुई। संगठन की स्थापना राष्ट्रीय बंजर भूमि जो संगठन है उसकी जो योजना बनाई थी दोस्तों वो 1985 को लॉन्च की गई। अगले हम बात करेंगे दोस्तों, इसमें अगला है कि जो सूखा है दोस्तों, सूखा किसे कहेंगे, भीषण सूखा किसे कहेंगे, तो जिस प्रति वर्ष में मान के चलो औसत वार्षिक वर्षा आपकी 475 mm है, तो उसके 25% कम हो जाने पर या 25% रह जाने पर, यदि वर्षा इतनी कम है तो वहां पे क्या हो जाएगी, आपकी सूखी कृषि हो जाएगी या सूखा पड़ जाता है। यदि भीषण सूखा की बात करें दोस्तों, तो जितनी हमारी औसत वार्षिक वर्षा उससे 50% कम औसत वार्षिक वर्षा होने की संभावना हो या फिर हो रही है, तो उसमें हम कह देंगे भीषण सूखा पड़ने वाला है। अगले हम रिवीजन बात करें तो जहां बाष्पीकरण की मात्रा अधिक हो, वे सभी स्रोतों से जमीन पर पानी की कम प्राप्ति हो, वह शुष्क खेती कहलाती है दोस्तों। भारत में शुष्क खेती का क्षेत्रफल है 60%, जहां पर शुष्क खेती की जाती है। राजस्थान में शुष्क खेती का क्षेत्रफल है 75%, जहां पर शुष्क खेती की जा रही है। शुष्क खेती में जो खाद्यान्न उत्पादन है, जो हमारे गेहूं है, चावल है, धान है, मक्का है, ज्वार है, ये सभी जो हमारी क्रॉप है उनका जो क्षेत्रफल या उत्पादन बात करें तो 44% शुष्क खेती से लिया जा रहा है। अगले हम बात करें शुष्क खेती से जो दलहन उत्पादन है वो 75% है दोस्तों, जैसे कि मूंग, उड़द, चना, अरहर, ये जो हमारी दलहनी क्रॉप है वो 75% शुष्क खेती से ली जा रही है। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन है, उसकी स्थापना 1985 को हुई थी। अगले हम बात करें दोस्तों कि सूखा क्या है, भीषण सूखा क्या है, और भीषण सूखा पड़ जाएगा तो उसमें क्रॉप होगी या नहीं होगी, उनकी हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट है दोस्तों कि शुष्क या सूखा, सूखा किसे कहते हैं, सूखा किसे कहते हैं दोस्तों, तो किसी विशेष क्षेत्र में प्रति वर्ष से 25% कम वर्षा हो तो वहां पे सूखा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। किसी
बात करें हम किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा से, औसत वार्षिक वर्षा से, औसत वार्षिक वर्षा से 25% कम वर्षा होने की संभावना होती है। कम वर्षा होने की संभावना होती है, संभावना होती है दोस्तों, संभावना होती है, यह स्थिति हो जाती है तो उसे सूखा कहते हैं दोस्तों, सूखा कहा जाता है, सूखा कहा जाता है। अगले हम बात करें दोस्तों भीषण सूखा, भीषण सूखा। भीषण सूखा क्या है दोस्तों कि किसी विशेष क्षेत्र में औसत जो वार्षिक वर्षा है उससे 50% कम यदि वर्षा होने की संभावना है तो वहां पे भीषण सूखा पड़ जाता है दोस्तों। किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा 50% से कम है, 50% से कम होने की संभावना, कम होने की स्थिति या संभावना, स्थिति होने पर भीषण सूखा पड़ता है, भीषण सूखा कहा जाता है, सूखा कहा जाता है, भीषण सूखा कहा जाता है। या आपकी जो दोस्तों सूखा है या भीषण सूखा है वो कंप्लीट हो चुका है। अगला हम दोस्तों पढ़ेंगे इसमें कि जो सूखा है वो कैसे पड़ता है, भीषण सूखा कैसे पड़ता है, तो उनकी जो वार्षिक, जो औसत वार्षिक दर होती है उनके बारे में हम आगे सारणी के हिसाब से पढ़ेंगे कि जो इसकी 750 mm से वार्षिक वर्षा कम है या 1150 mm वार्षिक वर्षा है तो उस स्तर में हम कौन सी फसल उगा सकते हैं। 750 mm यदि वर्षा पड़ी तो उसमें कौन सी फसल उगा सकते हैं, कितने दिन की फसल उगा सकते हैं, कितना उत्पादन होता है, कौन कौन सी फसल उगाते हैं, उनकी हम नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कि जो हमारे जो विभिन्न प्रकार के जो क्रॉप हैं वो किस वार्षिक वर्षा पर उगाई जा सकती हैं, किस वार्षिक वर्षा से हम औसत उत्पादन ले सकते हैं, तो उनके हम सारणी के द्वारा, हम सारणी के माध्यम से दोस्तों देखेंगे कि किस भूमि के अंतर्गत किस फसल को उगाया जा सकता है और कितनी mm किस फसल के लिए आवश्यक है दोस्तों। तो हम देखेंगे कि शुष्क भूमि खेती में वर्षा आधारित खेती का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। तो इसमें हम दोस्तों विशेषता की बात करें, शुष्क भूमि खेती की बात करेंगे, शुष्क भूमि खेती की बात करेंगे, वर्षा पोषित आधारित खेती की बात करेंगे। तो हमारा है फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों वर्षा प्रति वर्ष किस फसल को कितने चाहिए दोस्तों। तो यदि 750 mm से कम वर्षा है तो उसके अंतर्गत हम करते हैं शुष्क खेती। 750 mm से कम वर्षा है तो उसके अंतर्गत शुष्क खेती की जाती है। यदि प्रति वर्ष 750 से 1100 mm प्रति वर्ष वर्षा है दोस्तों तो उसके अंतर्गत शुष्क भूमि खेती की जाती है, ड्राई लैंड फार्मिंग कर सकते हैं। अगले हम बात करें वर्षा पोषित खेती की, रेनफेड फार्मिंग की, तो 1150 mm से अधिक यदि वर्षा हो रही है दोस्तों तो इसके अंतर्गत वर्षा आधारित खेती की जा सकती है आराम से। तो अगला हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों आर्द्रता। आर्द्रता किस भूमि के अंतर्गत कितनी रहती है दोस्तों। तो आर्द्रता की बात करेंगे या नमी की बात करेंगे दोस्तों तो शुष्क खेती के अंतर्गत बहुत कम नमी होगी, क्योंकि शुष्क खेती के अंतर्गत दोस्तों वर्षा की जो मात्रा है वो कम होगी और वर्षा की मात्रा यदि कम होती है तो नमी की परसेंटेज मात्रा भी क्या होगी, कम होगी, इसलिए इसमें बहुत कम परसेंट क्या पाई जाती है, आर्द्रता। अगले हम बात करें शुष्क भूमि खेती में ड्राई लैंड फार्मिंग की, तो इसमें कम हमारी जो आर्द्रता है वो पाई जाएगी, ऐसे नहीं बिल्कुल कम पाई जाएगी। अगर हम वर्षा आधारित या वर्षा पोषित खेती की बात करें, रेनफेड फार्मिंग की यदि बात करें दोस्तों तो इसमें सबसे अधिक क्या पाई जाएगी, आर्द्रता, क्योंकि ये वर्षा आधारित खेती है और वर्षा आधारित खेती के द्वारा ही इसमें जो नमी परसेंटेज मात्रा है वो क्या होगी, अधिक होगी। अगला पॉइंट हमारा फसल उत्पादन काल या अवधि। फसल उत्पादन काल या दिन
किस भूमि के लिए कितने दिन में फसल उत्पादन हो सकता है। तो हम बात करें दोस्तों, तो हमारी जो शुष्क खेती है, ड्राई फार्मिंग है, उसके अंतर्गत हम 75 दिन से भी कम समय में हम उत्पादन ले सकते हैं। अगले हम बात करें दोस्तों शुष्क खेती की, ड्राईलैंड फार्मिंग की, तो 75 से 120 दिन में हम जो उत्पादन है उसको हम ले सकते हैं। यदि हम बात करें दोस्तों वर्षा पोषित जो खेती है, रेनफेड फार्मिंग है, उसके अंतर्गत 120 दिन से अधिक समय में हम उत्पादन लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये वर्षा आधारित खेती है, वर्षा इसको प्रॉपर मिल जाएगी या फिर सिंचाई इसको प्रॉपर मिलती है तो ये ग्रो करेगी, और ग्रो करने के बाद में उत्पादन प्राप्त होता है दोस्तों। अगला हम इसकी बात करेंगे फसल बुवाई के क्षेत्र में। फसल इनके लिए तो फसल की जो बुवाई है, बुवाई कैसे करते हैं दोस्तों, तो शुष्क खेती के अंतर्गत शुष्क बुवाई होती है। जैसे कि हमारे जो नमी परसेंटेज मात्रा है, नमी इसकी बिल्कुल कम हो गई और सूखे जो खेत होते हैं उनमें इसकी बुवाई कर देते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों कि जैसे कि हम जो खेतों को गर्मियों में जुताई करने के बाद में उसमें सिंचाई नहीं करते, वर्षा नहीं करते और डायरेक्ट हम गेहूं के सीड बो देते हैं, सरसों के सीड बो देते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों शुष्क बुवाई। इसके बाद में हम बात करेंगे शुष्क भूमि या ड्राईलैंड फार्मिंग की। तो ड्राईलैंड फार्मिंग के अंतर्गत दोस्तों अर्ध शुष्क बुवाई की जाती है, आधी इसमें नमी रहती है और आधी इसमें शुष्क या सूखी भूमि रहती है, उसके अंतर्गत इसकी बुवाई हम बीजों की कर देते हैं। अगले हम बात करेंगे दोस्तों जो हमारे वर्षा आधारित खेती है उसमें आर्द्र बुवाई होती है, आर्द्र या फिर नमी वाली। जैसे कि आपने देखा होगा खरीफ की क्रॉप बोते हैं, तो खरीफ क्रॉप बोने के बाद में जो वर्षा आती है दोस्तों, तो वर्षा के आधारित क्षेत्र में ही हम आर्द्र बुवाई कर देते हैं। अगले हम बात करेंगे दोस्तों फसल प्रणाली की। फसल प्रणाली जो कि इसकी विशेषता है, फसल प्रणाली जो शुष्क खेती है दोस्तों वह ड्राई फार्मिंग है, उसके अंतर्गत एकल और मिश्रित फसल उगाते हैं दोस्तों, एकल और मिश्रित फसल उगाते हैं। एकल मीन्स होता है एक ही क्रॉप को उगाना, या फिर मिश्रित क्रॉप मीन्स होता है एक ही क्रॉप के साथ विभिन्न प्रकार के क्रॉपों को उगा देना, मिश्रित क्रॉप कहलाती है दोस्तों। जैसे कि हमने इसमें हमारी शुष्क खेती है उसमें एकल क्रॉप हमने सरसों उगा दी, और सरसों के साथ साथ में जैसे कि हमने चना उगा दिए, गेहूं के साथ साथ हमने जैसे कि विभिन्न प्रकार की क्रॉप उगा दी, या फिर जैसे कि हम बात करें ग्वार बाजरा उगा दिया। ये मिश्रित क्रॉप है दोस्तों जो कि शुष्क खेती के अंतर्गत किए जा सकते हैं। शुष्क भूमि खेती की बात करेंगे ड्राईलैंड फार्मिंग की, तो इसके अंतर्गत एकल या मिश्रित क्रॉप वही दोनों को सेम है दोस्तों। फिर हम बात करेंगे दोस्तों वर्षा पोषित जो खेती है उसमें बहुफसली उगा सकते हैं। बहुफसली मीन्स होती है कैसी भी क्रॉप को उगा दो हम उसमें ही अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सिंचाई की प्रॉपर मात्रा वो दी जाती है और वर्षा आधारित खेती है इसलिए इसको प्रॉपर जो सिंचाई है वो मिलती रहती है, इसलिए इसमें बहु फसलें उगा सकते हैं। अगले हम बात करें दोस्तों शुष्क काल। शुष्क काल कितने दिन तक रहता है इसमें, जैसे कि हम शुष्क भूमि उगाएंगे तो शुष्क भूमि में लगातार जो हमारा शुष्क काल है वो बना रहेगा। तो हम शुष्क खेती की बात करें दोस्तों, ड्राई फार्मिंग की बात करें तो इसमें लगातार शुष्क काल बना रहता है। अगले हम शुष्क भूमि की खेती की बात करें दोस्तों, शुष्क या ड्राईलैंड फार्मिंग की बात करें तो इसमें कम शुष्क काल बना रहेगा। शुष्क भूमि खेती के अंतर्गत कम इसमें शुष्क काल बना रहेगा, क्योंकि इसमें नमी की परसेंटेज मात्रा वो भी मिक्स होती है दोस्तों। अगले हम बात करें वर्षा पोषित जो खेती है या रेनफेड जो फार्मिंग है उसमें जो शुष्क काल है वो बिल्कुल नहीं बना रहेगा, क्योंकि इसमें नमी की सबसे ज्यादा मात्रा होती है। अगले हम बात करेंगे फसल नष्ट होने की संभावना किस खेती के अंतर्गत सबसे ज्यादा होती है। तो हम बात करें शुष्क खेती के अंतर्गत, तो शुष्क खेती के अंतर्गत सबसे ज्यादा फसल नष्ट होने की संभावना बनती है, क्योंकि उसको प्रॉपर पानी मात्रा वो नहीं मिलती है। अगले हम बात करें ड्राईलैंड फार्मिंग की, तो ड्राईलैंड फार्मिंग में सामान्य रहती है दोस्तों, नहीं तो इसमें नष्ट होने की संभावना बनती है, नहीं अच्छा उत्पादन होने की संभावना बनती है। अगले हम बात करें दोस्तों वर्षा पोषित खेती, तो वर्षा पोषित खेती के अंतर्गत फसल नष्ट होने की संभावना बिल्कुल कम बनती है, नष्ट होने की संभावना बनती नहीं है, क्योंकि इसको सिंचाई की प्रॉपर मात्रा मिल जाती है। अगला हम बात करेंगे मृदा क्षरण। मृदा क्षरण क्या होता है? मृदा क्षरण के अंतर्गत, मृदा क्षरण का मीन्स होता है दोस्तों वायु के द्वारा मृदा का कटाव होना, जल के द्वारा मृदा का कटाव होना, उसको बोलते हैं मृदा क्षरण, मृदा का कटाव। तो मृदा कटाव से ज्यादा किस भूमि के अंतर्गत होता है दोस्तों? तो देखेंगे हम कि जो हमारी शुष्क खेती है, ड्राई फार्मिंग है, इसके अंतर्गत जो वायु का क्षरण है, वायु के द्वारा जो मृदा का क्षरण है या मृदा कटाव वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि मिट्टी की जो नमी है वो बिल्कुल नहीं होती है, और बिल्कुल नमी नहीं होगी दोस्तों तो मिट्टी हो जाएगी हमारी रेतीली। तो रेतीली मिट्टी के अंतर्गत जैसे कि जैसे हवा चलेगी दोस्तों, तो हवा के साथ साथ मिट्टी कटाव सबसे ज्यादा हो जाता है। अगले हम बात करेंगे वायु क्षरण व जल क्षरण की। तो वायु क्षरण व जल क्षरण शुष्क भूमि खेती के अंतर्गत सबसे ज्यादा होता है। वायु के द्वारा मिट्टी कटना या जल के द्वारा मिट्टी कटना सबसे ज्यादा
होता है दोस्तों शुष्क भूमि खेती के अंतर्गत। अगले हम बात करें वर्षा पोषित जो भूमि है उसके द्वारा जल क्षरण सबसे ज्यादा होता है, जल के द्वारा मिट्टी कटाव सबसे ज्यादा होगा दोस्तों वर्षा पोषित खेती के अंतर्गत। वर्षा पोषित खेती है उसके अंतर्गत जल क्षरण, जल के द्वारा मिट्टी कटाव सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें बरसात के दिनों में खेत भर जाते हैं, खेत भरने की संभावना हो जाती है, तो खेत भर जाएगी, मेड़ भर जाएगी दोस्तों, तो मेड़ का जो कटाव है, मिट्टी के कटाव मेड़ के साथ साथ मिट्टी बह जाती है, इसलिए इसको जल क्षरण बोला जाता है। अगले हम बात करें दोस्तों, अगला जो विशेषता है प्रमुख समस्या, किन किन फसलों में प्रमुख विशेषता होती है, समस्या होती है, जैसे कि सूखा पड़ने की जो संभावना होती है वो दोस्तों शुष्क खेती के अंतर्गत सबसे ज्यादा होती है। अगले हम बात करेंगे जो संभावना हमारी शुष्क भूमि खेती है इसके द्वारा क्या संभावना सबसे ज्यादा होती है, समस्या क्या होती है कि वायु क्षरण में जल क्षरण सबसे ज्यादा इसमें होता है दोस्तों, और इसमें सूखा पड़ने की संभावना कम होती है दोस्तों। अगले हम बात करेंगे जल निकास की, तो जल निकास की संभावना की जो सबसे ज्यादा समस्या दोस्तों वो होती है वर्षा आधारित खेती में, क्योंकि जो हमारे मेड़ वगैरह भर जाएंगे, खेत भर जाते हैं, तो हम पानी कैसे निकालें, पानी निकालेंगे तो हमारी मिट्टी कटाव सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा समस्या होती है जल निकास की वर्षा पोषित खेती के अंतर्गत। तो अगले हमारे जो सारणी दोस्तों वो सारणी के अंतर्गत भी हम इसके जो ड्राई लैंड में फार्मिंग है या फिर जो ड्राई फार्मिंग है या फिर लैंड में फार्मिंग है की प्रमुख विशेषता और है तो हम पढ़ेंगे उसकी खेती के। अगला हमारा जो पॉइंट है दोस्तों वह है शुष्क खेती के सिद्धांत क्या है, शुष्क खेती के सिद्धांत क्या है। शुष्क खेती जैसे कि हम बात करें मल्चिंग की, जैसे कि उसकी शुष्क खेती करने के लिए हम नमी को बचाए रखते हैं उसकी मल्चिंग की, या फिर जैसे कि वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करके प्रकाश को परावर्तित करने के लिए जो कि हमारे जो फसल है वो अच्छी तरीके से ग्रो कर जाए या फिर नष्ट न हो। तो हम बात करेंगे दोस्तों शुष्क खेती के सिद्धांत, शुष्क खेती के सिद्धांत, शुष्क खेती के सिद्धांत। शुष्क खेती के सिद्धांत क्या होते हैं दोस्तों कि जैसे कि हमारी जो फसल है उसको लंबे समय तक बचाए रखने के लिए, अच्छा उत्पादन करने के लिए हम मल्चिंग करते हैं जिसकी नमी अच्छी रहे, घास के द्वारा जमीन को ढक देते हैं। जैसे कि हम बात करें शुष्क खेती के सिद्धांत की, तो इसमें हम फर्स्ट बात करेंगे दोस्तों मल्च, मल्च का प्रयोग करके, मल्च क्या होते दोस्तों, खेत को ढकना, खेत को घास या पॉलीथीन एवं मिट्टी के द्वारा ढकना, जिससे कि उसमें नमी बना रहे, जिससे उस भूमि में नमी बनी रहे। मल्चिंग करते हैं दोस्तों, मल्च का प्रयोग खेत में घास पॉलिथीन या मिट्टी से उसको ढक देते हैं, जिससे जो उस खेत के अंतर्गत जितनी परसेंटेज नमी है वो बनी की बनी रहे। अगला हमारा जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों वो है इसमें ही मल्च में ही हमारा दूसरा पॉइंट है दोस्तों वो है गहरी जुताई करके, गहरी जुताई करके भी हम नमी को बचा सकते हैं दोस्तों, गहरी जुताई करके। तो गहरी जुताई कैसे करेंगे दोस्तों, तो हम करेंगे गहरी जुताई हलों के द्वारा, हलों व सब सोइलर के द्वारा मिट्टी की गहरी जुताई करने से मृदा में नमी बनी रहती है, मृदा में नमी
बनी रहती है। सबसॉइलर के द्वारा कितने जो सबसॉइलर है दोस्तों, सबसॉइलर के द्वारा हम कितने एमएम की जो जुताई है सेंटीमीटर में करनी चाहिए? 40 से 45 सेंटीमीटर गहरी जुताई, गहरी जुताई 40 से 45 सेंटीमीटर गहरी जुताई कर देनी चाहिए दोस्तों सब सॉइलर के द्वारा, सब सॉइलर के द्वारा, सॉइलर के द्वारा, जिससे कि मिट्टी में नमी बना रहे, और नमी बनी रहेगी तो हमारी फसल क्या होगी? अच्छे से ग्रो करेगी दोस्तों। अगले हम बात करें दोस्तों कि जो अगला हमारा जो पॉइंट है वो है प्रति उत्सर्जक पदार्थ का इस्तेमाल करके। प्रति उत्सर्जक पदार्थ का प्रयोग करके, प्रति उत्सर्जक पदार्थ का प्रयोग करके यह दोस्तों क्या करता है? प्रति उत्सर्जक पदार्थ पौधों से वाष्पोत्सर्जन की मात्रा को कम करता है। पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की मात्रा अधिक होती है उसको क्या कर देगा? ये कम कर देगा। तो पौधों में यदि जो वाष्पोत्सर्जन की मात्रा वो कम हो जाएगी तो उसमें जो नमी बनी रहेगी और पानी की जो मात्रा है वो क्या चाहिएगी? पौधों को कम चाहिएगी। तो यह पौधों में जल की हानि को रोकता है। यह पौधों में जल की हानि को रोकता है। प्रति उत्सर्जन पदार्थ का प्रयोग करके, क्योंकि यह पौधे में जल की हानि को रोक देता है दोस्तों। इसके जो प्रकार की बात करें दोस्तों, तो प्रति उत्सर्जक पदार्थ के प्रकार, टाइप्स। तो प्रति उत्सर्जक पदार्थ के प्रकार, प्रति उत्सर्जक पदार्थ के प्रकार, तो हम इसमें अगला हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रति उत्सर्जक पदार्थ के प्रकार। यह हमने यहां तक पढ़ लिया दोस्तों। फिर हम पढ़ेंगे प्रति उत्सर्जक पदार्थ के प्रकार, जैसे कि रंध्र बंद करने वाले, इनके जो प्रति उत्सर्जक होते हैं। नमी, मान के चलो हमारा जो पानी की जो कमी की पूर्ति करेगा दोस्तों, या पानी को वाष्पोत्सर्जन नहीं होने देगा, तो उसके प्रकार तो होने चाहिए। तो प्रति उत्सर्जक पदार्थ के प्रकार, प्रति उत्सर्जक पदार्थ के प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों? तो इसका है पहला, रंध्र बंद करने वाले, रंध्र बंद करने वाले, रंध्र बंद करने वाले, रंध्र बंद करने वाले स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप्स, स्टेमेटा क्लोजिंग टाइप्स, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप्स, जैसे कि हमारे जो प्लांटर की जो लीफ होती है उनमें रंध्र पाए जाते हैं, उन रंध्रों को बंद कर देंगे दोस्तों। रंध्र बंद कर देंगे तो उसमें वाष्पोत्सर्जन की मात्रा कम हो जाएगी। यदि वाष्पोत्सर्जन की मात्रा कम हो जाएगी दोस्तों, जैसे कि ये लीफ है अपनी, ये लीफ है, इसमें पाए जाने वाले ये रंध्र है, इन रंध्रों को क्या हो गई? ये रंध्र है, इनको हम क्या कर देंगे? क्लोजिंग कर देंगे, बंद कर देंगे इन रंध्रों को। तो बंद कर देंगे तो वाष्पोत्सर्जन की मात्रा क्या हो जाएगी दोस्तों? कम हो जाएगी। वाष्पोत्सर्जन की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रंध्र करने वाले, जैसे कि रंध्रों को बंद करने के कारण, रंध्रों को बंद करने के कारण वाष्पोत्सर्जन की मात्रा, वाष्पोत्सर्जन की मात्रा कम हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे पौधे की जो नमी है उसका ह्रास नहीं होता है। उनके उदाहरण की बात करें दोस्तों, जो हमारे रंध्र है उनको बंद करने वाले, तो हम बात करेंगे पीएमए। पीएमए जो कि ये केमिकल है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, फिनाइल मर्क्यूरिक
फिनाइल मर्क्यूरिक अम्ल या एसिड, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि केमिकल है रंध्र बंद करने के लिए। यह पन्न के रंध्रों को या पानी के हास को रोकता है दोस्तों। अगले हम बात करेंगे एट्राजिन। एट्राजिन एट्राजिन की यदि अधिक मात्रा दें दोस्तों तो यह शाकनाशी नष्ट कर देगा। अधिक मात्रा शाकनाशी नष्ट, शाकनाशी नष्ट। व कम मात्रा देने पर रंध्र को बंद करता है, रंध्र को बंद करना। शाकनाशी और कम मात्रा में रंध्र को बंद कर देता है। या फिर हम बात करें दोस्तों CO2 की, तो CO2 की अधिक मात्रा, CO2 की अधिक मात्रा जो कि रंध्रों को कम करती है, रंध्रों को बंद कर देती है दोस्तों, CO2 की अधिक मात्रा। या फिर AB की बात करें दोस्तों, ABA एब्सिसिक अम्ल, ABA तो ABA एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल के कारण भी जो हमारी पत्तियां होती है पौधों की, उनके जो रंध्र होते हैं वो रंध्र बंद हो जाते हैं दोस्तों। एब्सिसिक अम्ल के कारण CO2 की अधिक मात्रा देने पर रंध्र बंद हो जाएंगे। एट्राजिन की अधिक मात्रा देने पर शाकनाशी नष्ट कर देगी तथा कम मात्रा देंगे तो दोस्तों यह एट्राजिन हमारे जो प्लांट के जो लीफ की जो रंध्र है वो बंद हो जाते हैं। या फिर हम फिनाइल मर्क्यूरिक अम्ल की बात करें PMA, तो ये भी रंध्रों को बंद कर देता है। अगले हम बात करेंगे दोस्तों, जो हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों वो है परावर्तित प्रकाश का परावर्तित करना। या फिर सोडियम जो हमारा बेंजाइट है दोस्तों, सोडियम एंजाइट, ये भी सोडियम एंजाइट, सोडियम एंजाइट भी पन्नों को क्या कर देता है, बंद कर देता है दोस्तों। तो हम अगले बात करेंगे दोस्तों, अगले हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि हमारे इसका जो अगला पॉइंट है वह है दोस्तों परावर्तित। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों, हमने ये PA में पढ़ लिया जो कि प्रकाश के रंध्रों को रोकता है। अगले हम बात करेंगे दोस्तों कि इनके जो और भाग हैं दोस्तों, इनकी बात करेंगे तो हमारा A भाग, या हमने जो कंप्लीट कर लिए जो रंध्र वगैरह रोकते हैं। अगले हम बात करेंगे A भाग की, तो एक भाग है पत्ती पर आवरण, पत्ती पर आवरण बनाने वाले, पत्ती पर आवरण बनाने वाले जो हमारे तत्व या वो होते हैं दोस्तों, उनकी बात करें। पत्ती पर आवरण बना देते हैं, पत्ती की जो लंबाई है या पत्ती की जो चौड़ाई है उसको हम कम कर देंगे दोस्तों। तो पत्ती की लंबाई या चौड़ाई को कम कर देते हैं या फिर आवरण बना देते हैं, लेयर बना देते हैं दोस्तों। जैसे कि मोम वगैरह होते हैं, लेयर बन जाएगी दोस्तों। तो लेयर के कारण क्या होगा कि जो प्रकाश से आने वाली जो किरणें है वो क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएंगी। प्रकाश से आने वाली किरणें क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी तथा बाष्पीकरण की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पत्ती पर आवरण बनाने वाले, पत्ती पर आवरण बनाने वाले की बात करें दोस्तों तो इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक की बात करें दोस्तों, ट्रिक है मोसी हेमो की बात करें दोस्तों, मोसी हेमो पत्ती पर आवरण बनाने वाले जो हमारे जो तत्व है उनके हम ट्रिक बना ली दोस्तों। मोसी हेमो का मीन्स क्या है दोस्तों, मो का मीन्स है दोस्तों, मो का मीन्स है मोबिलीफ, तो हम बात करें दोस्तों सी की, तो सिलिकॉन
कौन, मोबिलिक, सिलिकॉन। तीसरी हम बात करें दोस्तों ये की तो हेक्साडेकेनोल, हेक्सा या हेक्सा डेकेनोल, हेक्सा डेकेनोल। आगे हम बात करें मैं की दोस्तों तो मोन मोन या ऑयल वैक्स, मोन या ऑयल वैक्स। मोबिलिक, सिलिकॉन, डेकेनोल और मोसी हेमो, ये इसकी फुल फॉर्म दोस्तों। जैसे कि मोसी से मोबिलिक हो गया, सी से सिलिकॉन हो गया, ए से हेक्साडेकेनोल हो गया और मो से हो गया मोन ऑयल वैक्स। इनकी लेयर जलाने से पत्ती का जो आवरण है दोस्तों, इससे जो हमारे सूर्य की किरणें वो रिफ्लेक्टिव हो जाएंगी तथा परावर्तित हो जाएंगी, जिसके कारण हमारे जो बाष्प उत्सर्जन है उसकी दर क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी दोस्तों। अगले हम बात करें दोस्तों बी पॉइंट की, तो बी पॉइंट के कारण हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो बी पॉइंट हमारा परावर्तित प्रकाश, परावर्तित 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 करके। परावर्तित का मीन्स क्या होता है दोस्तों, प्रकाश के प्रति उत्सर्जक, प्रकाश के प्रति उत्सर्जन, प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके, परावर्तित मीन्स होता है दोस्तों प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देंगे तो उसको बाष्पीकरण की मात्रा कम हो जाएगी, नमी की मात्रा कम हो जाएगी, हास नहीं होगा पौधों को पानी की। तो ये दोस्तों कौन कौन से जो प्रकाश की परिवर्तन जो हमारी किरणें उनको परिवर्तित करता है, तो उनको उदाहरण की बात करें हम दोस्तों, तो उनका उदाहरण है केओलिन, केओलिन 5%, केओलिन का जो छिड़काव दोस्तों 5% कर देना चाहिए प्रकाश की किरणों को परिवर्तन करने के लिए। या फिर हम चूने की बात करें दोस्तों, तो चूना का लेयर लगा देनी चाहिए, जो कि 1 किलो वाइट होता है, 1 किलो वाइट जो कि चूना होता है वो परावर्तित कर देता है दोस्तों सूर्य की किरणों को। प्रकाश की जो किरणें आती है पौधों की लीफ पर उनको अवशोषित नहीं होने देता है, और चूना जो कि 1 किलो वाइट होता है ये प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, परावर्तित करेगा। ये केओलिन 5% इसका छिड़काव करने से भी पत्तियों के द्वारा ये रिफ्लेक्टिव कर देगा प्रकाश किरणों को। यदि हम बात करें दोस्तों सी पॉइंट की, तो सी पॉइंट हमारा दोस्तों वृद्धि अवरोधक, यह दोस्तों तने व पत्तियों की जो लंबाई होती है उसको कंट्रोल कर देता है। तने और यदि पौधों की लीफ की यदि पत्ती की जो आकृति है या लंबाई उसको कम कर देगा दोस्तों, तो उसमें जो पानी की मात्रा है वो क्या होगी, कम होगी। यदि जो पौधा ग्रो अधिक नहीं करेगा और उत्पादन अधिक हो जाएगा, ग्रो नहीं करेगा तो उसमें पानी की मात्रा की कमी भी होगी दोस्तों, पानी कम चाहिएगा उसको। तो वृद्धि अवरोधक जो हार्मोन्स होते हैं या फिर हमारे जो केमिकल होते हैं उनका इस्तेमाल हम करते हैं। वृद्धि अवरोधक के कारण तने व पत्ती की संख्या व लंबाई को कम करना, तने की पत्ती की संख्या व लंबाई को कम करना किसके द्वारा दोस्तों, वृद्धि अवरोधक हार्मोन्स के द्वारा, वृद्धि अवरोधक केमिकलों के द्वारा। तो उदाहरण ले देंगे हम साइकोसेल, उदाहरण है इसमें दोस्तों साइकोसेल या सीसीसी। साइकोसेल को दोस्तों सीसीसी के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी 200 से 300 ppm, 200 से 300 पार्ट्स पर मिलियन, जो कि हम इसको
देते हैं दोस्तों 300 ppm साइकोसेल का छिड़काव करेंगे तो वृद्धि अवरोधक हार्मोन स्रावित होंगे और तने हुए पत्ती की जो संख्या व लंबाई है उसको कम किया जा सकता है दोस्तों। तो ये हमारे जो ड्राई फार्मिंग या फिर ड्राई लैंड फार्मिंग या फिर ड्राई एग्रीकल्चर फार्मिंग के संबंधित है और उसके जो सिद्धांत दोस्तों वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगला हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों जो कि हमारे जैसे कि ड्राई फार्मिंग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं तो फसलें नहीं हो पाती हैं दोस्तों, तो उनके विभिन्न प्रकार की जो सरकार के द्वारा या फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा जो शुष्क जो हमारी किस्म है वो निकाली गई है, उन किस्मों की हम बात करेंगे दोस्तों। जो हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा या फिर एग्रीकल्चर जो कंपनियां उनके द्वारा निकाली गई शुष्क के जो किस्म है, शुष्क खेती के लिए जो किस्म है उनकी बात करेंगे दोस्तों कि शुष्क खेती में हम कौन कौन सी किस्म उगाएं जो कि अच्छी उत्पादन दें तथा वो उनकी जो नष्ट होने की संभावना बिल्कुल कम बने। शुष्क प्रतिरोधी जो किस्म है उनकी ड्राईलैंड फार्मिंग है उसके अंतर्गत कौन कौन सी किस्मों को हम उगाएं जो कि हमारे सूखा जो प्रतिरोधी किस्म होती है उनकी हम बात करेंगे, सूखा प्रतिरोधी किस्मों की। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि फसलों की सूखा सहनशील, फसलों की सूखा सहनशील, फसलों की सूखा सहनशील किस्मों का चयन, किस्मों का चयन, फसलों की सूखा जो सहनशील किस्म है उनका चयन करेंगे हम दोस्तों। तो इधर हम सारणी बनाएंगे एक सीरियल के हिसाब से, सीरियल नंबर डाल देंगे इधर, सीरियल नंबर के हिसाब से हम सारणी निरूपित करेंगे दोस्तों। फसलों का सूखा सहनशील किस्मों का चयन, इसमें हम दोस्तों सारणी को निरूपित कर दिया है। सारणी को निरूपित करने के बाद में फसलें लिखनी है, एक साइड फसलें या क्रॉप, फसलें या फिर क्रॉप, फसलें या क्रॉप में लिख देंगे दोस्तों कौन कौन सी फसलें और उनकी कौन कौन सी किस्में हैं। अगले हम इधर बात करेंगे दोस्तों किस्म, किस्म या वैरायटी, क्या हो गया हमारा। अब हम बात करें दोस्तों कि जो हमारी शुष्क खेती है उसके अंतर्गत कौन कौन से हमारी जो शुष्क प्रतिरोधी किस्म है उनकी बात करेंगे। तो हमारा सीरियल नंबर 1 है, 1 में हम लिख देंगे दोस्तों बाजरा। बाजरा की कौन कौन सी किस्में जो सूखा प्रतिरोधी है दोस्तों। तो बाजरे की हम बात करें दोस्तों किस्मों की तो एमएच, आगे हम बात करेंगे दोस्तों 194, आगे हम बात करेंगे आरएचबी 90, WCC 75, RCB 911, ये सभी किस्में दोस्तों बाजरे की जो सूखा सहन कर सकती है, सूखा प्रतिरोधी किस्में दोस्तों उनकी हम बात करेंगे। HHB 69, ये सभी किस्में दोस्तों हो जाएंगी हमारी बाजरे की। 67 है दोस्तों HHB 67। अगले हम बात करेंगे दोस्तों 179, बाजरा की ये किस्म हमारी जो कंप्लीट हो चुकी है सूखा प्रतिरोधी। दूसरा है दोस्तों ज्वार, ज्वार की कौन सी जो हमारी प्रतिरोधी किस्म है उनकी हम बात करेंगे। तो ज्वार में हम पहले लिख देंगे दोस्तों CSH 16, CSH 6, CSH 6 है दोस्तों। ये वैरायटी बहुत ही सूखा सहन करने वाली वैरायटी दोस्तों, बहुत अधिक सूखा सहन करने वाली, बहुत अधिक सूखा सहन करने वाली किस्म है दोस्तों, बहुत ही सूखा सहन करने वाली किस्म है दोस्तों। फिर हम बात करेंगे अगली जो हमारी किस्म है दोस्तों वो है राजस्थान चरी, जो कि सूखा सहन कर सकती है दोस्तों। राजस्थान चरी ये भी एक वैरायटी है दोस्तों किसानों के लिए जो कि सूखा सहन कर सकती है। राजस्थान चरी 2। अगले हम बात करेंगे दोस्तों तिल,
सिसमम इंडिकम की बात करेंगे, इंडिका, सिसमम इंडिका की बात करेंगे दोस्तों। तिल, तो तिल की वेरायटी है RT 127, RT 127, राजस्थान तिल 127। आगे हम बात करेंगे RT 47, 46, RT 123, RT 123, प्रताप, प्रताप C50। ये सभी किस्म दोस्तों सूखा प्रतिरोधी या सूखा सहनशील वाली किस्म है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों मूंगफली, मूंगफली एरिकस हाइपोजिया की बात करें दोस्तों, सूखा सहन करने वाली जो किस्म है दोस्तों वो है दोस्तों 76। मूंगफली में GH76 या फिर GH2, GH1, AK12, 24 मूंगफली ये दोस्तों सूखा सहन कर सकती है। आगे हम बात करें दोस्तों, आगे हम बात करेंगे मूंगफली के अलावा, या फिर आप एक JL24 ये भी दोस्तों मूंगफली के सूखा प्रतिरोधी किस्म है। अगले हम बात करेंगे दोस्तों सोयाबीन, तो सोयाबीन की कौन सी किस्में जो सूखा प्रतिरोधी करती हैं या सूखा सहनशील करती हैं सोयाबीन, तो सोयाबीन की हम बात करें तो NRC 37, अहिल्या NRC 37, अहिल्या, GS 335 जो कि सूखा सहन करने वाली जो प्रतिरोधी किस्म है वो है दोस्तों। अगले हम बात करेंगे दोस्तों सरसों, सरसों या ब्रेसिका जुनसिया की बात करें तो सरसों की है दोस्तों राजस्थान हाइब्रिड RS30, राजस्थान हाइब्रिड 30, पूसा, बोल्ड, दुर्गामणि, पूसा बोल्ड, दुर्गामणि, अरावली जो कि सूखा प्रतिरोधी किस्म है दोस्तों। वरुण T59 जो कि विभिन्न प्रकार की ये किस्म है दोस्तों। पूसा जय किसान जो कि सरसों की किस्म है दोस्तों, पूसा जय किसान जो कि सरसों की एक शुष्क प्रतिरोधी किस्म है दोस्तों, सूखा सहन करने वाली। अगले में इसकी रिवीजन की बात करेंगे दोस्तों, तो फसलों की सूखा सहनशील जो किस्म है उनका चयन कैसे करें। तो फसल हमने हमारी जो क्रॉप है वो ले ली दोस्तों, किस्म ले लेंगे इधर। तो हमारा बाजरा है, तो बाजरा में MH 199, MH 199 नहीं 179 दोस्तों, MH 179, RHB 90, WCC 75, RCB 911, HHB 67। ज्वार में दोस्तों बात करेंगे हम तो CSS 16, CSS 6 जो बहुत अधिक सूखा सहन करने वाली किस्म है, मोस्ट इंपोर्टेंट किस्म है दोस्तों, राजस्थान चरी 2। अगला हमारा तीसरे बात करेंगे तिल की दोस्तों, तो तिल में राजस्थान तिल RT 127, RT 46, RT 123, प्रताप C50 जो कि सूखा सहनशील करने वाली किस्म है दोस्तों। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में GH2, GH1, AK12-24 मूंगफली, JL24 मूंगफली। सोयाबीन की बात करें दोस्तों तो सोयाबीन है NRC 37, अहिल्या, JS 335 किस्म जो कि सोयाबीन की है। अगले हम बात करें सरसों ब्रेसिका जुनसिया की, तो RS30, पूसा, बोल्ड, दुर्गामणि, अरावली, वरुण, T59, पूसा जय किसान आदि हमारी सरसों से संबंधित सूखा सहनशील वाली किस्म है।
अगले हम बात करेंगे दोस्तों, अगले हम बात करने वाले हैं दोस्तों चना की। चना की कौन सी कौन सी हमारी सुपर सेंसिल वाली किस्म है, जो कि एग्जाम में ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं कि सुपर सेंसिल वाली किस्म है वो कौन कौन सी है। तो सुपर सेंसिल करने वाली जो किस्म है वो कौन कौन सी है, तो वही हम सीरियल नंबर जमाएंगे दोस्तों। सीरियल नंबर अगले हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे अपनी जो फसलें और इधर लिख देंगे हम दोस्तों किस्म या वैरायटी, फसलें या किस्म। अगले हमने बात की दोस्तों सरसों की। सरसों के बाद में हम करेंगे दोस्तों चना। चना की बात करें साइसर एरिक्टिनम की दोस्तों, चना की है प्रताप, प्रताप चना, वन C23, C235, C235, RSG, सम्राट। ये दोस्तों चना की हमारी जो उन्नत किस्म है दोस्तों, सुखा सेंसिल करने वाली, सुखा सेन करने वाली, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा दोस्तों गेहूं आएगा। गेहूं की जो सूखा प्रतिरोधी किस्म है दोस्तों, सूखा सहन करने वाली किस्म है D134, मुक्ता, मुक्ता, सुजाता, सुजाता किस्म। जॉब ने जो यूनिवर्सिटी से निकाली हुई है दोस्तों, जॉबनेर 666, जो कि जॉबनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकाली हुई सूखा प्रतिरोधी किस्म है दोस्तों 666। अगले हम बात करें दोस्तों, तो अगला है हमारा राजस्थान, राजस्थान 3077 किस्म। और अगले हम बात करें दोस्तों लोकवन, लोकवन किस्म, जो कि गेहूं की है, एटिका मेस्टाइवम की है दोस्तों। अगला हम बात करेंगे मक्का, जियामेज, जियामेज की जो सूखा सहन करने वाली किस्म है वो कौन कौन सी है, तो संकुल, संकुल अगेती मक्का, संकुल अगेती 76, पूसा हाइब्रिड, पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 2, गंगा 2, गंगा 2, गंगा 5। ये दोस्तों मक्का की जो सूखा सहनशील वाली किस्म है वो है दोस्तों। अगले हम बात करेंगे दोस्तों ग्वार, ग्वार, ग्वार की जो सूखा प्रतिरोधी किस्म है दोस्तों, तो दुर्गा पूरा सफेद, दुर्गा पूरा सफेद, दुर्गापुरा सफेद, दुर्गा, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय दुर्गा। अगले हम बात करें दोस्तों RGC, ये दोस्तों हमारी किस्म है ग्वार की। अगले हम बात करें दोस्तों मूंग, अगले हम बात करें दोस्तों मूंग, मूंग की कौन कौन सी जो हमारी किस्म है वो सूखा प्रतिरोधी है दोस्तों, तो मूंग की K85, K85, K851 दोस्तों जो मूंग की उन्नत किस्म है। पूसा बैसाखी, पूसा बैसाखी, पूसा बैसाखी RMG, RMG 62, ये सभी उन्नत किस्म दोस्तों जो सूखा प्रतिरोधी है वो मूंग के हैं दोस्तों। अगले हम बात करेंगे दोस्तों अरहर, अरहर की जो सूखा प्रतिरोधी किस्म है दोस्तों वो है प्रताप, प्रताप T21, प्रताप T21। आगे हम बात करें दोस्तों उड़द, तो उड़द की जो सूखा प्रतिरोधी किस्म दोस्तों वो है T9, T9 बरखा, T9 बरखा कृष्णा।
T9 बरखा कृष्णा। अगले हम इसकी रिवीजन की बात करें दोस्तों, तो इसकी रिवीजन में फसलें चना, चना की उन्नत किस्म दोस्तों प्रताप चना 1C2035, RSG सम्राट, ये चने की उन्नत किस्म है जो सूखा प्रतिरोधी है। गेहूं D134, मुक्ता, सुजाता, जोगनेट 666, राजस्थान 3077 और लोग बन। अगले हम बात करें मक्का की, तो संकुल अगेती 76, पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, गंगा 2, गंगा 5, ये सभी किस्म मक्का के दोस्तों। ग्वार की बात करें तो दुर्गापुरा सफेद, जय दुर्गा, RGC। मूंग की बात करें तो के 851, पूसा बैसाखी, RMG 62। अरहर की बात करें तो प्रताप T21। उड़द की बात करें T9 बरखा कृष्णा, ये सभी उन्नत किस्म है दोस्तों उड़द की जो उन्नत किस्म है वो कंप्लीट हो गई दोस्तों। अगले हम बात करेंगे हमारे चमला की बात करें दोस्तों, तो चमला की जो उन्नत किस्म है वो कौन कौन सी है जो कि हमारे शुष्क खेती के लिए आवश्यक है दोस्तों। चमला की बात करें तो चमला की कौन कौन सी किस्म है, तो हम जमा देंगे दोस्तों इधर सीरियल नंबर, फिर इधर लगा देंगे दोस्तों हम फसलें, और इधर आ जाएगा दोस्तों इसमें किस्में। तो फसलें में लिखेंगे हम दोस्तों चमला, क्या लिखेंगे दोस्तों चमला की उन्नत किस्म कौन कौन सी है, तो C152 चमला की उन्नत किस्म है, SS68, RC19, ये दोस्तों चमला की जो उन्नत किस्म है जो सूखा सहनशील किस्म है दोस्तों। अगले हम बात करेंगे मसूर जो दलहनी क्रॉप है, मसूर की जो उन्नत किस्म कौन कौन सी है दोस्तों, तो RL 102, RL 102, RL 71 और चंबल, ये हमारी मसूर की उन्नत किस्म कंप्लीट हो गई दोस्तों। अगले हम बात करें दोस्तों, तो जौ की जो होडियम वल्गेर है उसकी जो बात करें दोस्तों, तो इसका जो उन्नत किस्म वो कौन सी है, तो RJ 31 उन्नत किस्म है दोस्तों इसकी। आगे हम बात करेंगे RD, तो RD 25 इसकी उन्नत किस्म है दोस्तों। RD 52 इसकी उन्नत किस्म है। RD 31, RD 25 और RD 52 इसकी जौ की उन्नत किस्म है दोस्तों। अगले हम बात करें दोस्तों तारामीरा जो कि शुष्क जो खेती के अंतर्गत उगाई जाती है दोस्तों, उसकी जो विभिन्न प्रकार की किस्में हैं जो सूखा सहन कर सकती हैं, तो RTM2, RTM2 और RTM1, ये इसकी दोस्तों उन्नत किस्में तारामीरा की। अरंडी की बात करें दोस्तों, अरंडी की बात करें दोस्तों, तो अरंडी की है अरंडी की उन्नत किस्म अरुणा जो कि शुष्क क्षेत्र के लिए लाभदायक दोस्तों। अरंडी खेती राजस्थान में कम की जाती है, इसलिए इसकी जो उन्नत किस्म है वो भी क्या है दोस्तों, कम है, अरुणा। अगले इस रिवीजन बात करेंगे दोस्तों चमला की C152, FS 68 और RC19 इसकी उन्नत किस्म है। मसूर की बात करें तो RL 102, RL 71 और चंबल इसकी उन्नत किस्म है। जौ की बात करें दोस्तों तो RD 31, RD 25 और RD 52 इसकी उन्नत किस्म है। तारामीरा की बात करें तो तारामीरा में RTM2, RTM1। अरंडी की बात करें अरंडी की अरुणा इसकी उन्नत किस्म है। तो हमारी दोस्तों उन्नत किस्में कंप्लीट हो गई हैं, उन्नत किस्म हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम आगे बात करें दोस्तों, आगे हम बात करेंगे दोस्तों
कि उन्नत किस्में जो होती हैं उसके फसल जो प्रबंधन कैसे करें। उन्नत किस्म कर लिया हमने, ड्राई फार्मिंग के लिए सिंचाई की बात कर ली, उन्नत किस्मों की बात कर ली, मल्चिंग की बात कर ली, नमी को बचाए रखने की बात कर ली। अब हम दोस्तों बात करें फसल प्रबंधन। अगला इसका नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों फसल प्रबंधन या फसल का मैनेजमेंट कैसे करें या क्रॉप मैनेजमेंट। क्रॉप मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है दोस्तों। तो हम बात करें शुष्क खेती में बीज की मात्रा। दोस्तों बीज की मात्रा कितनी देनी चाहिए, और यदि हम इसकी बात करें खाद उर्वरक की मात्रा कितनी देनी चाहिए, तो हम इसमें फसल प्रबंधन के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो इसमें देखिए दोस्तों, शुष्क जो खेती होती है उसमें बीज की मात्रा रखते हैं दोस्तों 10 से 15% अधिक। बीज की मात्रा रखेंगे 10 से 15% अधिक, और पौधों की संख्या रखेंगे 10 से 15% कम। क्योंकि जो पौधे होते हैं दोस्तों उसको पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए, नमी की मात्रा ज्यादा चाहिए। तो ज्यादा नमी की मात्रा नहीं है तो प्लांट है जो उनका नुकसान हो जाता है, इसलिए 10 से 15% प्लांट की मात्रा कम होगी और 10 से 15% अधिक कर देंगे हम बीज की मात्रा को। तो शुष्क खेती के लिए बीज दर, शुष्क खेती के लिए बीज दर 10 से 15% कम अधिक, 10 से 15% अधिक लेते हैं तथा पौधे 10 से 15% कम लेते हैं। शुष्क खेती के लिए बीज दर 10 से 15% अधिक लेते हैं और पौधे की बात करें तो 10 से 15% कम लेते हैं। जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये है, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शुष्क खेती के लिए बीज दर की मात्रा कितने परसेंट अधिक लेते हैं, 10 से 15% अधिक लेते हैं दोस्तों। यदि हम बात करें शुष्क खेती के लिए जो उर्वरक है दोस्तों, तो शुष्क खेती के लिए उर्वरक सामान्य से 50% अधिक लेते हैं दोस्तों। सामान्य से 50% अधिक लेते हैं दोस्तों। सामान्य से 50% अधिक लेते हैं शुष्क खेती के लिए उर्वरक के अंदर जैसे डीएपी, यूरिया वगैरह। तो आज के सेशन में दोस्तों हमने विभिन्न प्रकार के जो ड्राई फार्मिंग होती है उसको किस प्रकार से किया जाता है, उसके लिए वर्षा कितनी चाहिए, उसके लिए उन्नत किस्म कौन कौन सी होनी चाहिए, नमी को बचाए रखने के लिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए, मल्चिंग वगैरह, और फिर उसके बाद में जैसे उसकी जो प्रकाश किरणों को परावर्तित कैसे करते हैं वो कंप्लीट कर लिया है। अगले हमारी बात है फसल जो प्रबंधन है, फसल का मैनेजमेंट कैसे करें, इनको बीज की मात्रा कितनी लें और उर्वरक की मात्रा कितनी देनी चाहिए वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारी ड्राई फार्मिंग है दोस्तों वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ड्राई फार्मिंग वाली जो क्लास है सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अगले मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।